हेलो दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं। तो मान लो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, कुछ इस, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये है हमारा -Q और ये है हमारा +Q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति का मतलब यह है कि वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर कोई बिंदु P स्थित है। ठीक है, उस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो मान लो ये इसका मध्य बिंदु है, ये क्या है? इसका मध्य बिंदु, ये O हो गया। ठीक है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। तो इसके लंबार्धक यानी कि इसके लंब रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहां से तो यहां पर मान लो कोई बिंदु P है, एक बिंदु क्या है? P है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल क्या करेंगे, यहां से देखो, रचना करेंगे, इससे इसको मिला देंगे। ठीक, इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमें बताओ कि बिंदु O से P के बीच की दूरी कितनी है? R। ठीक है, तो ये हाफ डिस्टेंस L हो जाएगी, ये हाफ डिस्टेंस L हो जाएगी। ठीक है, तो ये R है, ये L है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इधर कितना हो जाएगा? √R² + L²। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसी तरह √R² + L²। ठीक है, अच्छा, तो +Q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी? बाहर की ओर, क्योंकि ये धन आवेश है। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं किधर की ओर जाती हैं? सेंटर से बाहर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगी? बाहर की ओर। तो ये हो जाएगा हमारा E1। क्या हो जाएगा? E1। ठीक है, -Q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर होगी? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश से क्या होता है? बाहर से सेंटर की ओर आती है। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन P से बिंदु से अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा E2। ठीक है, अच्छा, अब हम एक रचना और करते हैं। इस रेखा के समांतर यहां पर एक रेखा खींचते हैं। ओके, मान लो ये एंगल कौन सा है? ये एंगल है हमारा थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये और ये बराबर है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये हो जाएंगे एकांतर कोण, तो ये भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, अच्छा, E1 का लंबवत घटक क्या होगा? E1 का लंबवत घटक क्या होगा? E1 sin थीटा। क्या हो जाएगा? E1 sin थीटा। और इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा E1 का? E1 cos थीटा। E1 cos थीटा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? इसी तरह से E2 का लंबवत घटक क्या हो जाएगा? इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो लंबवत घटक क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा। ठीक है, E2 का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? इधर की ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहां से लिखते हैं, माना बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव AB के लंबार्धक रेखा पर बिंदु O से r मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब लिखते हैं माना प्लस Q व माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। ठीक है, यहां तक मैंने फिगर में ही बना दिया था, ये E2 है और ये E1 है। तो E1 क्या हो जाएगा बताइए, E1 क्या हो जाएगा? जो E का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो E1 क्या हो जाएगा? E1 मतलब प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा? प्लस Q है, बीच की दूरी क्या है? √r² प्लस L²। तो बस इसमें रख दो। E1 क्या हो जाएगा? E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। मतलब अगर मान लो ये दोनों अब वैद्युत द्विध्रुव किसमें है? एक माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, और बीच की डिस्टेंस कितनी है? r² प्लस L², अंडर रूट का। तो होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? r² प्लस L²। ठीक है, दिशा क्या होगी? दिशा होगी B से P की ओर, BP की दिशा में, BP की दिशा में। E2 क्या हो जाएगा? इसी तरह से बताइए, E2 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो Q अपॉन, इन दोनों के बीच डिस्टेंस भी सेम है, तो अंडर रूट r² प्लस L² का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? r² प्लस L²। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी P से A की ओर, यानी कि PA की दिशा में, PA की दिशा में। PA की दिशा में। अच्छा, ये समझ में आया? यानी कि आप देखो, जो इसका परिमाण है E1 और E2 दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है ना? ठीक है, अच्छा यहां से आपने ये देख लिया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, E1 और E2 का तो परिमाण बराबर है और थीटा भी बराबर है, तो E1 साइन थीटा इधर की ओर है और E2 साइन थीटा इधर की ओर है, तो एक वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर लग रहा है और एक वैद्युत क्षेत्र बराबर नीचे की ओर लग रहा है, तो ये आपस में लंबवत घटक क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, E1 का लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 का लंबवत घटक E2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे? आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो लिखो लंबवत घटक, यहां से दूसरा पेन ले लेते हैं, लंबवत घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा
परस्पर निरस्त हो जाएंगे, परस्पर निरस्त हो जाएंगे। हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये तो निरस्त हो गए, बटे 36 घटक, तो E1 cos थीटा इधर की ओर है, E2 cos थीटा भी इधर की ओर है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो लिखो परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 क्या है, बराबर है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब बताइए cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू क्या है, ये थीटा है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। तो E1 का वैल्यू भी पता है, cos थीटा का वैल्यू भी पता है, तो E बराबर लिख लो, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 2, यहां से E1 का वैल्यू लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया E1 का मान, और cos थीटा का मान ये रखा है, तो इसको लिख लो इनटू L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग और लिख सकते हैं E बराबर 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसको अब हम जानते हैं 2QL को लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी स्मॉल p, तो यहां लिख लो, क्योंकि स्मॉल p बराबर होता है 2QL, ठीक, तो इसको यहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 2QL को रख सकते हैं P रख दिया, अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो, ये जो दोनों आवेश होते हैं अल्पतम दूरी पे रखे होते हैं, यानी L बहुत छोटा है, R की तुलना में L बहुत छोटा है, तो इसको लिख सकते हैं L इज वेरी लेस देन R, अतः क्या हो जाएगा, L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा, तो लिख सकते हैं अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R की पावर, ये L स्क्वायर छोड़ देंगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगी, यानी R क्यूब आ जाएगा। ये तो हुआ माध्यम में। अगर हम बात करें वायु में क्या होगा, यहां लिख लो वायु या निर्वात में
निर्वात में k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो सीधे सिंपल सा आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू। ठीक, तो ये वायु निर्वात में ये हो जाएगा, अगर किसी माध्यम में रखा हो तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता इस प्रकार निकाल सकते हैं। अच्छा हाँ, E सदिश राशि है तो E की क्या हो जाएगी, दिशा होगी। तो E की दिशा किधर हो, लिख देते हैं। इधर जगह नहीं है तो मैं इधर ना लिख के इधर लिखे दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर E की दिशा देखो, ये वाले लंबवत घटक तो निरस्त हो गए, तो ये जो क्षैतिज घटक हैं इसकी डायरेक्शन दोनों किधर की ओर है, तो परिणामी भी किधर की ओर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा ना। तो इसकी डायरेक्शन E की क्या हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। E की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर। ठीक है, ये हो जाएगा E की दिशा। तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन पूरा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अभी के लिए नमस्कार।